अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद अस्मा। आज हम डिस्कस करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, और आज हम डिस्कस करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। फॉलोइंग आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं इकोसिस्टम के? लाइट है, वाटर, टेम्परेचर, एयर, फायर, सॉयल, ग्रेविटी एंड टोपोग्राफी। ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं लाइट। लाइट जो है वो एनर्जी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है और इकोसिस्टम का वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो बाहर से आता है। यानी लाइट जो है, हम सबको पता है कि लाइट एनर्जी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है और इकोसिस्टम के अंदर ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बाहर से आ रहा होता है, इकोसिस्टम के बाहर से। और जो लाइट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और उनकी ज़मीन पर डिस्ट्रीब्यूशन पर असरअंदाज होती है। फिर लाइट जो है, प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए खुराक बनाते हैं। यानी इकोसिस्टम में अगर लाइट नहीं होगी तो इकोसिस्टम के जो बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का एक लाजमी कंपोनेंट है, एक लाजमी जुज़ है लाइट। लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो पौधे अपना खाना कैसे बनाएंगे? फिर जो लाइट होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए और जो हमारी अर्थ है, ज़मीन है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो लाइट भी एक अहम फैक्टर है, एक अहम कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। उसके बाद हम आ जाते हैं वाटर। वाटर आपको पता है ज़िंदगी की अलामत है, यानी ज़िंदगी पानी के बगैर मुमकिन नहीं है। पानी इतना इम्पॉर्टेंट है कि पानी जो है वो, पानी को हम ये भी कह सकते हैं कि पानी जो है वो ज़िंदगी की अलामत है, या ये कह लें कि पानी ज़िंदगी है। और जब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था बायोलॉजी का, जो हमारा क्लास 9 में पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, उसमें हमने कुरानी आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ताला जो है वो लाइफ के बारे में क्या कह रहा है। तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है लाइफ के बारे में कि हमने सब जानदारों को पानी से पैदा किया। यानी हमारा सेल जो है वो 95% पानी पर मुश्तमिल होता है। तो पानी जो है हमारी ज़िंदगी की अलामत है, हमारी ज़िंदगी के लिए इतना अहम है। और पानी का 7 जो अर्थ है, हमारी ज़मीन है, उसका 70% हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला ने पानी जो है वो ज़िंदगी की अलामत है। अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन बनाई है तो उसमें 3 हिस्से पानी रखा है, यानी 70% पानी है और 30% जो है वो ज़मीन है, लैंड है, खुश्की है कहा जाता है। अब पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, यानी पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। पानी बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पानी के अंदर हल हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो पानी क्या है, वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है और इकोसिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है। मिट्टी में जितने भी मिनरल्स जो होते हैं, मौजूद होते हैं, वो पानी में ही तो हल होते हैं और फिर पानी में जब हल होते हैं तो पौधे उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारा इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट में हमने लाइट पढ़ा और वाटर पढ़ा। अगला कंपोनेंट पढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं इनको समझ के पढ़िए। आपने सिर्फ ये याद रखना है, याद करने की बात सिर्फ ये है कि कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं इकोसिस्टम के। अब लाइट के बारे में, वाटर के बारे में आपको पता है कि लाइट इकोसिस्टम में क्यों ज़रूरी है, वाटर इकोसिस्टम में क्यों ज़रूरी है, उसकी इकोसिस्टम में वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, इकोसिस्टम में लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। ये आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और फिर आप पेपर में अगर ये सब क्वेश्चन आता है
तो आप आसानी से अटेम्प्ट करेंगे, अपने अल्फाज में लिखेंगे। और ऐसा ही तरीका होता है पढ़ने का। ये जो बच्चे कहते हैं ना कि हमने आज याद नहीं किया, तो ये याद करने की बात क्या होती है, यानी आपने रट्टा नहीं लगाया। तो ये याद करना वरना जो तरीका है ना, ये छोड़ें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो लाइट के बारे में आपने अच्छी तरह समझा, वाटर के बारे में आपने अच्छी तरह समझा, आप उसको अपने अल्फाज में लिखें। उसके बाद आ जाता है उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर में देखें बच्चों कि टेम्परेचर जो है वो इकोसिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और उनके फंक्शन पर इफ़ेक्ट करता है। टेम्परेचर ज़िंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंटिन्यू रखने के लिए टेम्परेचर की जो एक लिमिट है वो 10 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। यानी 10 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रहती हैं। यानी जितनी भी हम अपने काम हैं, अपने फंक्शंस हैं, अपने जो कुछ भी काम कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो इस दर्जे हरारत पर बहुत अच्छे करते हैं। दर्जे हरारत इससे बढ़ जाता है तो फिर वो प्लांट्स के लिए भी नुकसानदेह है और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी है। तो टेम्परेचर की भी एक बहुत बड़ी अहमियत है इकोसिस्टम के अंदर। और ये टेम्परेचर क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। उसके बाद आ जाती है हवा यानी एयर। अब जो हमारा ये कुरेर्स है, जिसको जो है क्रस्ट भी कहा जाता है, हमारी जो ये ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, इसके गिर्द बहुत सारी गैसों का, अगर हम कहें एक गिलाफ सा है, एक कवरिंग है, एक जिसको गिलाफ कहा जाता है उर्दू में, एक कवरिंग सी है बहुत सारी गैसेस की, जो कि हमारे ज़मीन के जो हमारा अर्थ है उसके पूरे चारों तरफ ये एक कवरिंग सी हुई हुई है, एक गिलाफ सा चढ़ा हुआ है, जिसमें जिसको हम हवा कहते हैं। और वो हवा क्या है, बहुत सारी जो गैसेस होती हैं उसका मिक्सचर है। एयर जो है मिक्सचर है। अब कौन कौन सी गैसें हैं, नाइट्रोजन कितनी है, ये देखो, नाइट्रोजन है 78%। फिर हमारे पास है ऑक्सीजन, ये है 21%। फिर है ऑर्गन, ये है हमारे पास 0.9%। फिर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है 0.04%, बढ़ गया है इसका रेशो। और भी बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है। अब इसमें जो नाइट्रोजन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन के बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। यानी जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो इसके बगैर नहीं हो सकते, ये नहीं होगी। अब नाइट्रोजन भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो नाइट्रोजन है ये इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। ये समझे, ये ऑक्सीजन गैस की हिफाजत करती है। ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी ये है कि ये खुद नहीं जलती लेकिन चीज़ों को जलने में मदद देती है। और अगर नाइट्रोजन इसकी हिफाजत ना कर रही होती तो हर चीज़ खुद ब खुद जल रही होती। एक तरह से ये इसकी केयर करती है। नाइट्रोजन इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रोटीन बनाने में काम आता है। प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन। उसके बनाने में ये जो है इसका एक अहम किरदार है नाइट्रोजन का। और जब ऑक्सीजन क्या करती है, रेस्पिरेशन के लिए, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए ना कि एयर क्या है, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। और वो गैसें क्या काम कर रही होती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पौधे नहीं होंगे। पौधे के प्लांट्स क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट बहुत अहम बायोटिक कंपोनेंट है प्लांट। और प्लांट नहीं होंगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बायोटिक कंपोनेंट हैं वो नहीं होंगे अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा, अमाइनो एसिड नहीं बनेगा। तो ए बायोटिक कंपोनेंट में एयर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, एयर की इकोसिस्टम के ए बायोटिक कंपोनेंट में। अब आ जाता है फायर। फायर में देखिए कि आग जो है वो इकोसिस्टम में बहुत सी चेंजेस का बायस बनती है,
यानी इंसान और आसमानी बिजली जो है वो आग लगने का सबब है, यानी इंसान भी आग जलाता है, आसमानी बिजली भी आग लगने का सबब होती है। और बुनियादी तौर पर आग जो है वो एक इकोसिस्टम को तबाह कर देती है, ख़राब कर देती है। आग जो होती है वो डेड और जो ड्राई ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको एक राख में तब्दील कर देती है। ये फायर के बारे में बात कर रही हूँ। फूड के जो डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दोबारा रिसाइकिल करने के काबिल बनाती है, जिससे नए पौधों के उगने में मदद मिलती है। उसके बाद आ जाता है सॉइल। सॉइल जो है मट्टी में नामियाती और यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मादों पर मुश्तमिल होती है। मट्टी जो ज़मीन की ऊपरी सतह पर होती है जिस पर प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। मट्टी में यानी सॉइल में पौधों की ग्रोथ के लिए पानी और तमाम जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो मट्टी में मौजूद होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं वो अपनी बक़ा के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी अफज़ाइश नस्ल के लिए और लाइफ के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनऑर्गेनिक जो है वो कंपोनेंट्स को या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और डिफरेंट जो इनऑर्गेनिक जो है वो अज्जा होते हैं। उसके बाद आ जाती है ग्रेविटी। ग्रेविटी का आप कहेंगे कि एबायोटिक कंपोनेंट में ग्रेविटी का क्या काम है भाई। ग्रेविटी जो है वो पौधों की आपने एपीजियल और हाइपोजियल पढ़ा है ना आपने पिछले चैप्टर में कि जो है जड़ जो है वो ग्रेविटी की तरफ नीचे ज़मीन के अंदर जाती है और जो तना और शूट है वो ऊपर जाता है, उसके अगेंस्ट जाता है। तो जो ग्रेविटी होती है वो प्लांट्स की रूट्स की ग्रोथ पे और उसकी नशोनुमा के लिए एक जो है स्टिमुलाई के तौर पर असरअंदाज होती है। और जो जड़ें होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए ग्रेविटी की तरफ जो है वो नशोनुमा करती हैं, उनका ग्रोथ होता है। परिंदे जो होते हैं उन्होंने ग्रेविटेशनल पुल के मसले से निपटने के लिए उन्होंने अपने अंदर कई जो है एडॉप्शन जो है वो की होती हैं। मसलन पर इनके अंदर होते हैं, उनकी हड्डियां जो होती हैं, जो परिंदे होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, उनको जो उनके उड़ने में मदद करती हैं। फिर है टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी का इकोसिस्टम के एबायोटिक जो उसमें जो है वो क्या काम है। जो ज़मीन की ऊपर की जो सतह, ज़मीन की जो सतह समंदर से जो बुलंदी है, यानी ज़मीन जो सतह समंदर से समंदर की सतह से जब ऊपर होती है ढलवान, तो उसका जो रुख होता है वो फोटोग्राफी कहलाता है। यानी मैं अगर आपको आसान तरीन अल्फाज में बताऊं कि ज़मीन की सतह समंदर से बुलंदी और ढलवान जो होती है वो उसका ढलवान और उसका रुख होता है वो टोपोग्राफी कहलाता है। और ये माहौलियाती अवामिल जैसा कि रेडिएशन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जो क्वांटिटी होती है उस पर इफ़ेक्ट डालती है। तो ये थे आज के एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसको अच्छी तरह समझें। देखिए अगर आपको एक मरतबा समझ नहीं आ रहा आप दूसरी मरतबा प्ले करके देख लें, तीसरी मरतबा करके देख लें, लेकिन समझें और इसको अपने अल्फाज में रखें। और याद करने की बात सिर्फ ये है कि आपने ये कंपोनेंट याद कर लेने हैं कि मेरे पास 8 कंपोनेंट हैं, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्या फंक्शन अंजाम दे रहे हैं इकोसिस्टम के ऊपर, ये आपको समझ के पढ़ना है, जो आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।